जुलाई 1976 युगांडा का एंटेबे एयरपोर्ट। जमीन पर जबरदस्त तनाव था, आसमान में साजिश। हुआ ये था कि एयर फ्रांस के एक प्लेन को 248 पैसेंजर्स के साथ हाईजैक कर लिया गया था। हाईजैक में 4 आतंकी शामिल थे, 2 फिलिस्तीनी, 2 जर्मन। फिलिस्तीनी आतंकवादी पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन एक्सटर्नल ऑपरेशंस से जुड़े थे। बाकी के 2 जो आतंकवादी थे वो जर्मन थे और रिवोल्यूशनरी सेल्स नाम के एक उग्रवादी संगठन से जुड़े हुए थे। इनका मिशन था इजराइल में कैद 53 आतंकी साथियों को छुड़ाना। इस प्लेन को घुमा के युगांडा ले जाया गया। यहाँ तब के तानाशाह इदी अमीन ने आतंकियों का स्वागत किया। उन्हें सरकार की शह मिली। मुसाफिरों को यहूदी गैर यहूदी में बांट दिया गया। हाईजैक का मंजर देखकर पूरी दुनिया सन्न रह गई। इजराइल सरकार के सामने अब बस 2 ही रास्ते थे, या तो झुकना या लड़ना। और तब शुरू हुआ इतिहास का सबसे ऑडेशियस रेस्क्यू मिशन में से एक, ऑपरेशन एंटेबे। 100 से ज़्यादा कमांडो एक पुराना प्लेन लेके युगांडा पहुंच गए। 90 मिनट के ऑपरेशन में 102 जो बंधक थे उनको छुड़ा लिया गया। इस पूरे ऑपरेशन में एक इजरायली कमांडो मारा गया। उनका नाम था योनातान नेतान्याहू। योनातान बेंजामिन नेतान्याहू के बड़े भाई थे। इस घटना की छाप पूरी दुनिया पे पड़ी और अमेरिका के एक लाइब्रेरी में बैठे एक नौजवान को इस घटना ने हमेशा के लिए बदल के रख दिया। चेहरे पे आंसू थे, हाथ में किताब और दिल में आग। MIT का ये स्टूडेंट, अभी उसको खबर मिली कि उसका भाई देश के लिए शहीद हो गया है। वो रोया, टूटा, लेकिन फिर से खड़े होने की हिम्मत जुटाई। उस दिन उसकी नियति बदल गई। उसने तय किया कि अब वो सिर्फ अमेरिका में नौकरी करने वाला एक लड़का नहीं रहेगा। अब वो दुनिया को बताएगा कि आतंक से कैसे लड़ा जाता है। यहीं से पैदा हुआ इजराइल का सबसे खतरनाक, सबसे तेज और सबसे विवादित नेता बेंजामिन नेतान्याहू। तो नेतान्याहू की कहानी बताने के लिए आपको लेके चलते हैं 1960 के दशक में। ये वो दौर था जहां नेतान्याहू लाइब्रेरीज में, कॉलेज कैंपस में, गलियों में अपने आप को फॉर्म कर रहे थे। ये वो दशक था जिसके आने वाले सालों में बेंजामिन नेतान्याहू पढ़ाई में धमाल मचाने वाले थे। आर्किटेक्चर से लेकर पॉलिटिकल साइंस तक इन किताबों के बीच उन्होंने राजनीति की पाठशाला ज्वाइन की। अमेरिकन पॉलिटिक्स से लेकर फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सब कुछ सीखा। लैब्स में बिताया गया उनका हर पल, अमेरिका में अटेंड किए गए हर सेमिनार और UN के हर एक वीडियो, सब को मिलाकर नेतान्याहू की लीडरशिप का एक पैलेट बना। रात को लाइब्रेरी की लाइट में बैठकर नेतान्याहू जब अपना वक्त बिताते थे तो एक दर्द गूंजता था। भाई की याद आती थी, उसकी कमी महसूस होती थी। एक समय आया जब उनके आंसू सूख गए, न कोई चिल्लाहट थी, बस एक खामोशी थी जो बोलती रहती थी कि चुप मत बैठना, अब कुछ करना होगा अपने देश के लिए। शायद इन्हीं सब का असर रहा कि 1967 में वो इजराइल वापस आ गए और देश लौटने के बाद अपने देश की सबसे एलीट कमांडो यूनिट को ज्वाइन कर लिया। कहते हैं कि यहीं से उनका पुनर्जन्म हुआ। नई भूमिका में कमांडो ऑपरेशन में शामिल होकर वो कई सारे मिशंस पे गए। ये भी कहते हैं कि 1973 में हुए याम किपुर वॉर में 6 दिनों का जो युद्ध था उनके लिए वो किसी अग्नि परीक्षा के जैसा था। 1973 में ये वॉर शुरू हो गया था, इस साल के अक्टूबर में। कहते हैं कि नेतान्याहू ने तब इजिप्ट के खिलाफ जो सेना का ऑपरेशन था सुएज नहर के आसपास, उसमें स्पेशल फोर्स में शामिल होकर इसमें हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने सीरिया के अंदर एक बड़ा कमांडो ऑपरेशन भी लीड किया। इन सब की जानकारी अभी सीक्रेट है। वैसे समय बदलता गया और जब 1988 का साल आया तो बेंजामिन नेतान्याहू सिर्फ एक सैनिक नहीं रह गए थे। वो इजराइल की संसद, जिसको केनेसेट कहते हैं, वहाँ नेता बन के पहुंच गए। पॉलिटिक्स में आने के बाद उन्होंने लिकुड नाम की एक पार्टी है, इस पे जम के धावा बोला। फिर विदेश नीति से लेकर सुरक्षा रणनीति और अपनी मीडिया पॉलिशिंग सब कुछ करने लगे। यही सब करते हुए 1996 में मात्र 46 साल की उम्र में इजराइल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। टीवी पर जब कैमरे पे उनसे पहली बार पूछा गया कि आप युद्ध के बारे में क्या सोचते हैं, तो नेतान्याहू बोले, मैं आतंक से नहीं डरता। जो शख्स प्रेम से जुड़ा हो वो बरकरार रहता है। जो खेती से जुड़ा हो वो मौसम से नहीं डरता, लेकिन जिसने भाई खोया हो वो किसी भी चीज़ से नहीं डरता। लेकिन फिर शुरू हुआ एक फिल्मी ड्रामा और सामने आ गया नेतान्याहू का एक 6 स्टेप स्कैंडल। 1990 के दशक में लीक हुआ ये क्लिप, जिसके बाद जब पहली बार टीवी पे आए नेतान्याहू तो वो फूट फूट के रोने लगे। लोगों ने कहा ये PM का सोप ओपेरा है, ये कलाकार हैं, ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन नेतान्याहू फिर भी डटे रहे। उन्होंने कहा कि ये ब्लैकमेलिंग है और मैं दोषी नहीं। फिर आए 3 मुकदमे, केस नंबर 1000, 2000 और 4000। केस नंबर 1000 में शैंपेन और सिगार का गिफ्ट का पिटारा, केस 2000 में मीडिया मैनेजमेंट डील, पेपराजी से सौदा, ये तमाम तरीके के आरोप लगे कि तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं तुम्हें फ़ायदा दिलवाऊंगा।
और केस नंबर 4000 में टेक्निकल टेलीकॉम घोटाला, जिसमें मोबाइल नेटवर्क वालों से भ्रष्ट रिश्ता जो उनका है, इसके आरोप लगे नेतन्याहू पे। कुछ लोगों ने कहा कि पीएम को कानून का सामना करना चाहिए, कुछ बोले कि इजराइल का पीएम जेल जाएगा, इम्पॉसिबल। और इसी बीच पत्नी सारा नेतन्याहू पर स्टाफ से वायलेंस करने का भी आरोप सामने आ गया। सरकारी पैसों के खर्च का भी उनकी पत्नी पर आरोप लगा। बट ऐसे किसी भी आरोप से जो नेतन्याहू हैं वो एक रत्ती भी फ्लिंच नहीं हुए। निजी विवादों के अलावा आते हैं सार्वजनिक विवादों पे, जैसे कि एक बड़ा विवाद 2015 का है। यह विवाद ईरान न्यूक्लियर डील से जुड़ा है। ओबामा सरकार ने फैसला लिया और यूरोप के साथ मिलकर ईरान के साथ JCPOA नाम का एक समझौता किया, लेकिन नेतन्याहू ने तलवार चला दी इसके ऊपर और ट्रंप को फ़ोन किया, अपना सारा नेटवर्क लगा दिया। नतीजा ये रहा कि ओबामा ने 2015 में जो डील की थी, 2018 में ट्रंप ने उस डील को डेड कर दिया। फिर बार बार इसकी बात हुई कि ईरान आज न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा, कल न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा। ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब अभी तक नहीं बना पाया, लेकिन ये बॉम्ब जो है वो लगातार नेतन्याहू के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा। ये सवाल बना रहा कि इस बॉम्ब के बहाने क्या नेतन्याहू ईरान के साथ एक युद्ध चाहते हैं। नेतन्याहू की वॉर लेगेसी में गाजा पट्टी शामिल है। सालों से हिंसा का शिकार रहे गाजा में 2014 में ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज चलाया गया। इसराइल का दावा था कि यहाँ हमास के आतंकी छुपे हुए हैं। ऑपरेशन के दौरान हुई हिंसा में भारी सिविलियन कैजुअलिटी हुई। दुनिया को हमास के आतंकियों से ज़्यादा मासूम बच्चों की लाशें नजर आईं और नेतन्याहू पूरी दुनिया को खटकने लगे। 2023 के अक्टूबर में हमास के आतंकी हमले के बाद भी इसी गाजा में शुरू हुए इसराइल के ऑपरेशन में 50,000 से ज़्यादा सिविलियंस की बलि ले ली गई। गाजा को फ्लैट कर दिया गया और इसराइल ने जो हमले किए वो अभी तक, जो शुरू हुआ था 2023 के अक्टूबर में, वो आज तक नहीं रुका। 2024 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नोटिस जारी किया। गाजा में नागरिकों पर हमले को वॉर क्राइम बताया गया। 2025 में वारंट और कोर्ट की ओर से दबाव भी बढ़ने लगा, लेकिन नेतन्याहू डिगे रहे। उन्होंने कहा कि हम न्यायालय से नहीं डरते, हम कानून से चलते हैं। फटाफट ग्लोबल मीडिया में अजीब सा माहौल बन गया उनको लेके। बट पीएम नेतन्याहू बोले, वी विल नॉट बी ब्लैकमेल्ड बाय कंगारू कोर्ट्स। जब मासूमों की हत्या की बात उठी तो ऐसे हर मौके पे बीबी बोले, नो वन इज कॉलिंग फॉर इनोसेंट लाइव्स बट वी विल डिफेंड आवर नेशन। नेतन्याहू के विरोधी उनके इन एक्ट्स को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बताते रहे, बट विरोधियों की उन्होंने कभी परवाह नहीं की। उल्टे ट्रंप के फर्स्ट टर्म में जेरूसलम को इसराइल की राजधानी घोषित करवा दिया। ट्रंप ने गोलन हाइट्स, जो मतलब जिस पे इसराइल का कब्जा है, उसको भी वैलिड बता दिया। लेकिन बाइडेन के आने के बाद नेतन्याहू को एक डिफिकल्ट फेज से भी गुजरना पड़ा, अनलेस ट्रंप दोबारा आ गए। इसके अलावा उनका परिवार कई बार सुर्खियों में आता रहा, जैसे बेटा यार जो है उस पर सेक्सिस्ट कमेंट, रेसिस्ट ट्वीट, सोशल मीडिया पर अपने पिताजी के लिए सिरदर्द बने रहने का आरोप लगा। पत्नी सहारा पर स्टाफ को मारने, पीटने, गालियां देने, देश के पैसे से मौज करने, ऐसे गंभीर आरोप लगते रहे। ऐसे विवादों को लेकर नेतन्याहू ने कहा कि फैमिली इज माय फोर्ट्रेस, नो बैटल कैन ब्रेक इट। सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता से इनका चोली दामन का साथ रहा है। जैसे अगर बड़े घटनाक्रमों की बात करें तो 2021 में इसराइल में जो अलायंस की सरकार बनी, उसकी वजह से नेतन्याहू इररिलेवेंट हो गए, लेकिन 2022 में वो फिर से सत्ता में लौट आए। 2025 में ICC का एक वारंट आया गाजा हमले के बाद। उनको पार्लियामेंट में लड़ाई करनी पड़ी, विपक्ष का शोर लगातार बना रहा। ऐसे विवादों के बीच नेतन्याहू ने कहा कि वी विल मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट, नॉट इंटरनेशनल प्रेशर। और इसी नेशनल इंटरेस्ट का हवाला देकर उन्होंने ईरान पर 13 जून को एक हमला कर दिया। आरोप लगाए कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से ईरान महज चंद कदम दूर है। रशिया यूक्रेन और इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट की तरह इसके भी लंबे खिंचने के आसार है, लेकिन कभी कह रहे हैं कि सीज़फायर हो गया है, कभी कह रहे हैं कि सीज़फायर नहीं हुआ है। तो ये डर बना है कि ये कितने बड़े युद्ध में तब्दील होगा। अगर नेतन्याहू इसे इसराइल, अमेरिका और ईरान के बीच एक लिमिटेड वॉर बना के रखते हैं तो फिर दुनिया उनको एक लेन से देखेगी। लेकिन ये अगर लार्जर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, तो नेतन्याहू को देखने का जो दुनिया का लेंस है वो बिल्कुल अलग होगा।